चाइल्ड, ये क्वेश्चन पढ़ रहे, चाइल्ड जॉन्डिस इन्वेस्टिगेशन, लो हेमोग्लोबिन, हाई टोटल बिलिरुबिन, हाई इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, पॉजिटिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉम टेस्ट। ठीक है, दोनों डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉम टेस्ट पॉजिटिव आए। ठीक है, ये हम इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में करते हैं। ठीक है, कॉम टेस्ट क्या होता है? कॉम टेस्ट क्या होता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली आरबीसी के खिलाफ। अगर डायरेक्टली आरबीसी के खिलाफ आरबीसी के सरफेस पे अटैच हो जाए, उसको हम कॉम टेस्ट डायरेक्ट पॉजिटिव और डायरेक्ट बोलते हैं। अगर जस्ट सीरम में, प्लाज्मा में आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडी घूम रही हो, और उसको हम इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट बोलते हैं। दोनों कब पॉजिटिव होते हैं? आर्टी इम्यून हेमोलिटिक डिजीज में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है 11 year old with jaundice lab test increase indirect bilirubin, increase total bilirubin, increase all the ELIPTs। यहाँ पे किया गया ELIPTs भी ज्यादा आ गए, तो ये हमारे साथ किया है आर्टी इम्यून हेपेटाइटिस है। ठीक है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी ज्यादा है। ठीक है, और टोटल बिलिरुबिन भी ज्यादा है, और साथ ELIPTs भी दे रहेंगे। ELIPTs दे रहेंगे, इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस है। तो एंड आर्टी इम्यून हेपेटाइटिस है। ठीक है, अच्छा व्हाट इंडिकेट हेमोलाइसिस? हेमोलाइसिस क्या चीज इंडिकेट कर रही है? जब हमारे साथ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा हो। ठीक है, in extravascular hemolysis plasma develop unconjugated bilirubin increase because the hepatocyte cannot process the excess bilirubin। अच्छा नीचे आ जाए, 5 day old baby with jaundice asked about important question asked in history। 5 दिन की बच्ची को जॉन्डिस है, हिस्ट्री में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? ब्लड ग्रुप, क्योंकि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में ये चीज हो सकती है कि आरबीसी की भी काउंट ज्यादा हो रही है। 16 old with fever and right upper quadrant pain in jaundice, no lab or radiology available। It's a case of ascending cholangitis। It's a triad of ascending cholangitis, और इस ट्राइएड को बोलते हैं चारकोट ट्राइएड। ये देखिए नीचे इन्होंने लिखा है चारकोट triad of ascending cholangitis। Cholangitis is inflammation of CBD, common bile duct। ठीक है, क्या है? फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन प्लस जॉन्डिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट प्लस एंटीबायोटिक, आईवी फ्लूइड वगैरह ये लगाएंगे, और पेशेंट को एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में। Pedia, 4 days old with jaundice, and his brother had the same thing. Direct bilirubin and total bilirubin was high. What is the diagnosis? Colo- Colloidal cyst is common biotyping, congenitally cyst होता है। एज अ रिजल्ट ब्लॉकेज होती है, बिलिरुबिन आगे नहीं जा सकती, तो डायरेक्ट बिलिरुबिन और टोटल बिलिरुबिन आपके पास ज्यादा आएगी। चाइल्ड फेल ओवर jaundice, HCT high, pick up habit spherocytosis, what is the test you will do? स्फीरोसाइटोसिस में ना, ऑस्मोटिक फ्रिजाइल टेस्ट इन्होंने दिया हुआ है, ये इनिशियल टेस्ट के लिहाज से ले सकते हैं, लेकिन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है एमटीबी में दिया हुआ है वो है फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, और ऑस्मोटिक फ्रिजाइल टेस्ट का मैंने बताया किस तरह करते हैं कि इसमें क्या होता है, आरबीसी की जो शेप होती है वो गोल होती है, स्फेरिकल होती है। नॉर्मली आरबीसी की जो शेप होती है वो बाइकन की होती है, रेडियोसाइटोसिस में स्फेरिकल होता है। जब हाइपोटोनिक सलाइन में डालते हैं ऐसी आरबीसी को, तो वो क्या होगा? स्वेल अप होगा, आरबीसी स्वेल अप होगा और इजीली बर्स्ट आउट हो जाएगा। इसको फ्रिजाइल टेस्ट बोलते हैं। अच्छा पीडीएफ 4 days with jaundice in his brother and at the same thing the direct bilirubin and total bilirubin was high। ठीक है, biliary atresia। फिर वही चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। देखिए जॉन्डिस है, जॉन्डिस कौन सा जॉन्डिस है? डायरेक्ट और टोटल बिलिरुबिन हाई है। अगर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हाई होती तो फिर हम प्री हेपेटिक काजेस की तरफ सोच सकते थे, यानी आर्टरीमियन हेपेटिक एनीमिया वगैरह। A newborn
A newborn, last question is slide come. A newborn got jaundice and the mother mentioned that the other children had to get plasma exchange or blood transfusion after the birth. What is the important investigation to do? ब्लड मदर की ब्लड को हम देखेंगे टू रूल आउट आरएच इनकम्पेटिबिलिटी 8 weeks old baby with jaundice not responding to phototherapy. What is the cause? Biliary atresia, direct bilirubin और total bilirubin high हो और phototherapy को respond इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आगे बिलिरुबिन के लिए रास्ता पड़ी हुई है. बिलिरुबिन आगे जा नहीं पा रहा है. एज अ रिजल्ट पीछे बेग और स्किन में और पीछे वापस जाके और आर्गन में डिपॉजिट हो रही है. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट क्या है? प्रेग्नेंट विद आरएच नेगेटिव ब्लड टाइप हर बेबी हैव आरएच पॉजिटिव ब्लड टाइप प्रेजेंट विद जॉन्डिस. आस्क अबाउट पैथोफिजियोलॉजी. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब आरएच नेगेटिव मदर हो और आरएच पॉजिटिव बच्चा उसके पेट में आ जाए तो उसके खिलाफ बच्चे की आरबीसी के खिलाफ मदर एंटीबॉडी बनाएगी. तो ये वही बता रहे हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीटल आरबीसी. मदर्स एंटीबॉडी अटैक फीटल आरबीसी. Child of known case of sickle cell anemia with picture of chest X-ray, acute chest syndrome. सिकल सेल डिजीज में क्या होता है? सिकल सेल में आरबीसी की जो शेप होती है वो सिकल्स की तरह बन जाती है. क्यों? क्योंकि ऐसा जेनेटिकली म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 6 वन पॉइंट. इसको वन पॉइंट म्यूटेशन बोलती है. ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन. पॉइंट नंबर 6 पे म्यूटेशन हो जाती है. ठीक है. क्या वो कौन सी म्यूटेशन होती है? ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होते हैं वेलिन पे. तो इज रिजल्ट आरबीसी की जो शेप है वो सिकल सेल की तरह बन जाती है. जब आरबीसी की शेप नॉर्मल हो जाए सिकल्स की तरह बन जाए तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट जगहों पे वो स्टक करेगा. वो नेरो कैपिलरीज के थ्रू इजीली पास नहीं करेगा. एज ए रिजल्ट जहां भी वो स्टक होगा तो वहां उसकी आर्गन की आपको साइन सिम्टम्स मिलेंगे. अगर लंग्स में जो कि बहुत बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज हैं वहां पे आरबीसी स्टक करे तो लंग्स की साइन सिम्टम आपको मिल सकती है. इसको हम बोलते हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम. ठीक है ना. अगर इन केस फिंगर्स में आरबीसी स्टक हो जाए और वहां पे ब्लॉकेज कर ले तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेक्टिलाइटिस. अगर पीनस में जो पिनाइल में कैपिलरीज होती है वहां पे आरबीसी स्टक हो जाए वहां पे क्या काज कर सकती है? प्राइप्रिज्म. ठीक है. ये 3-4 चीजें हैं ये मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज में आते हैं. एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, डेक्टिलाइटिस, प्राइप्रिज्म वगैरह. इसके अलावा स्प्लेनोमेगेली. क्योंकि स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन इज अ पुलिसमैन. ठीक है. मैक्रोफेजेस वहां पर होती है और स्प्लीन में वहां पे आरबीसी स्टक हो जाती है. एज अ रिजल्ट स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है और बाद औकात स्प्लीन डिसफंक्शन हो जाता है. इसको हम हार्ट स्प्लीनोमेटोमा बोलते हैं. अच्छा नेक्स्ट बॉय कंप्लेनिंग ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन. ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट infection a couple of days ago. CBC shows low hemoglobin and increased retics. Smear shows target cell and inclusion bodies. देखिए ये जो सिकल सेल एनीमिया है ना इसमें आपको दो चीजें मिलेगी. एक ये है कि हेमोग्लोबिन आपके पास लो होगी और रेटिक्स यानी रेटिकुलोसाइट आपके पास ज्यादा होगी. व्हाट इज रेटिक्स? रेटिकुलोसाइट इज इमेच्योर आरबीसी. जो बोन मेरो से आरबीसी आती है इमेच्योर बोन मेरो में बनती है ना आरबीसी. तो रेटिकुलोसाइट से आगे फिर आरबीसी बनती है. तो रेटिक्स या रेटिकुलोसाइट इज इमेच्योर आरबीसी में वो आपको सिकल सेल डिजीज में ज्यादा मिलेंगे. इसके अलावा टारगेट सेल या इंक्लूजन बॉडी या होल जोल बॉडीज आपको ज्यादा मिलेगी. अच्छा सिकल सेल डिजीज में क्या मिलेगी आपको? लो हेमोग्लोबिन, इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट और स्मेयर भी आपको टारगेट सेल मिलेगी इंक्लूड बॉडी मिलेगी. ठीक है.
और फीचर्स ऑलरेडी हमने पढ़े कि कौन कौन सी फीचर्स होते हैं। व्हाट मोस्टली काज दिस पार्वो वायरस B19। ये जो पार्वो वायरस B19 है, अगर सिकल सेल डिजीज में इसकी ये इसकी इन्फेक्शन हो जाए तो ए प्लास्टिक क्राइसिस करवा सकता है, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ लो मिलेगी। अगर सिकल सेल डिजीज का केस दिया हो और उसमें आपको तीनों सेल्स लो दिया हो, प्लेटलेट, सेल, हीमोग्लोबिन, इसका मतलब क्या हुआ है कि स्कार्ड बाई पारो वायरस B19। और पारो वायरस B19 एक और कॉमन डिजीज या स्किन मैनिफेस्टेशन इसमें आ सकती है, वो है स्लिप चिक सिंड्रोम, जो बच्चों में अक्सर आपको रेड चीक्स मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पारो वायरस B19 की वजह से स्लिप चिक सिंड्रोम होता है। Sickle cell disease patient came with crisis. What's the appropriate next step to reach diagnosis to differentiate between aplastic and splenic sequestration? अच्छा, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन किस चीज को बोलते हैं? मैंने आपको बताया ना कि स्प्लीन इज अ पुलिस में, वहां पे मैक्रोफेजेस होती हैं और ये सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्प्लीन निकाल देती है, ठीक है। तो स्प्लीन में जो सिकल सेल होते हैं वो जाके वहां पे स्टक हो जाते हैं। स्प्लीन में ट्राई टू रिमूव एमएच और या जो गड़बड़ हुई है आरबीसी में उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो वहां पे स्प्लीन में क्या होगा, स्प्लीन स्प्लीन में भी वो फंस जाते हैं। तो रिजल्ट स्प्लीन में गेली और करेंगे। ए प्लास्टिक में क्या होता है, ए प्लास्टिक में आपको तीनों सेल्स कम मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। और सिकल सेल डिजीज में आपको क्या मिलेगी, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है। इट्स अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। पेशेंट केम विद सडन पेन इन द हैंड्स एंड फीट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? सिकल सेल डिजीज का मैंने बताया कि टेक्टिलाइटिस, अगर कहाँ पे फंस जाए, उंगलियों में, सिकल आरबीसी अगर वहां पे फंस जाए तो टेक्टिलाइटिस काज कर सकती है। Boy complaining of right upper quadrant pain. He had a history of upper respiratory infection couple of days ago. CBC shows low HB and increased retics measures target cell inclusion body. वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सीबीसी भी आपको। अच्छा, लो एमसीवी को देखते हैं। अगर एमसीवी आपको आपके पास कम है, एमसीवी लो है, एमसीवी उसमें हमारे साथ चार डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है। रिमेंबर, टी फॉर थैलेसीमिया, ए फॉर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आई फॉर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एल फॉर लेड पॉइजनिंग या सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया। ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, हमने सीबीसी देखी, सीबीसी में एचबी लो आया, एमसीबी लो आया। आपने आपकी जहन में चार डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ गए कि थैलेसीमिया हो सकती है, एनीमिया क्रोनिक डिजीज हो सकती है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। अब इनमें से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब फिर देखेंगे आयरन डिफिशिएंसी को और आयरन डिफिशिएंसी और थैलेसीमिया को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम थैलेसीमिया को थ्रू एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस रूल आउट कर सकते हैं लैब पे। एक बात, दूसरी बात है कि अगर एक ऐसा पेशेंट आता है, हम उसको आयरन सप्लीमेंट देते हैं, आयरन सप्लीमेंट देने के बावजूद अगर वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, वो हमारे साथ थैलेसीमिया का केस होगा। एनीमिया क्रोनिक डिजीज में एनीमिया क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, एनीमिया क्रोनिक डिजीज में होता है कि जो आयरन होता है, आयरन हाइड हो जाती है, मैक्रोफेजेस छुपाती हैं। जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है बॉडी में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में चल रही होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आयरन जो मैक्रोफेजेस होती है उसको लगता है कि इट विल अटैक आरबीसी, आरबीसी को वो हाइड कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट आपकी बॉडी में आरबीसी कम होगी, आरबी सॉरी हाँ, आरबीसी आपके पास या हीमोग्लोबिन आपके पास कम मिलेगी, ठीक है। इस तरह एनीमिया क्रोनिक डिजीज में आपके पास ये तो कम मिलेगी, लेकिन फेरेटिन लेवल आपके पास नॉर्मल होगी, ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपके पास क्या होगी,
HB लोगी, MCV लोगी, और वहां पे फेराटिन लेवल भी आपके पास लो मिलेगी। दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। और स्पेसिफिक डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये क्लास है। स्लाइड नंबर 43। अच्छा, समझ आ गई ना कि हमने किस तरह डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, दूसरी बात, हेमोग्लोबिन लो आई और आपके पास एमसीवी ज्यादा आ गया, तो अब आपके जहन में दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आनी चाहिए। कौन कौन सी? फोलिक एसिड डिफिशियंसी, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। अब इन दोनों में आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? अगर इन्हीं के साथ आपको न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स मिल रही है, तो इसका मतलब है कि विटामिन B12 डिफिशियंसी है। आपने सीबीसी की, सीबीसी पे आपने हेमोग्लोबिन को देख लिया, हेमोग्लोबिन आपके पास लो आ रही है। उसके बाद आपने एमसीवी को देखा, एमसीवी आपके पास हाई आ रही है, तो आपकी जहन में दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आनी चाहिए, B9 एंड B12। अगर साइन सिम्टम्स हो, न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स हो, तो आपकी जहन में क्या आनी चाहिए? विटामिन B12 डिफिशियंसी। अगर ना हो तो फोलिक एसिड। और बाकी जितनी भी डिजीजेज रह गए हैं, और जो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल डिजीज है, G6PD डिफिशियंसी, वो सारे के सारे दरमियान में आ गए। यानी 76 टू 96 MCV के दरमियान ये सारी बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉय कंप्लेनिंग ऑफ राइट अपर पोर्टल पेन इन हिस्ट्री ऑफ। ये फिर वही क्वेश्चन है, नीचे आ जाए। प्रिवेंट एसीज इन एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम एंड सिकल सेल एनीमिया, तो हम कौन सा ड्रग देंगे? हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया दो काम, तीन काम करती है, ठीक है। एक, ये हेमोग्लोबिन एफ को बढ़ाती है, ठीक है, हेमोग्लोबिन एफ को बढ़ाती है। और दूसरा, ये जो आरबीसी की स्टेसिस होती है उसको रोकती है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में यही चीज होती है ना, कि वो जो सिकल सेल आरबीसी होती है वो स्टक हो जाती है कैपिलरीज में और वहां पे स्टे कर लेती है, ठीक है। हाइड्रोक्सी यूरिया एक्युमुलेशन को रोकती है और हेमोग्लोबिन एफ को बढ़ाती है, ठीक है। Pick of chest X-ray of right look consolidation with long scenario of sickle cell disease. Patient presented with chest pain and dyspnea and back pain. What is the diagnosis? Acute chest syndrome। नीचे फिर हुई acute chest syndrome का हाइड्रोक्सी यूरिया देंगे। सिकल सेल डिजीज यंग पेशेंट, ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। Sickle cell disease young patient came to the ER with toxic looking enlarged liver and spleen, low in hemoglobin, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? हेपेटोमेगेली हुई है, ठीक है, और हेमोग्लोबिन लो है। तो ये हमारे साथ क्या है? और सिकल सेल डिजीज की सिक्वेस्ट्रेशन जहां भी स्टक कर ले तो उसी ऑर्गन की सिक्वेस्ट्रेशन आपको मिलेगी। A patient with acute chest syndrome, फिर वही क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सीयूरिया, नीचे फिर हाइड्रोक्सीयूरिया है, नीचे आ जाए। चाइल्ड with sickle cell anemia presented with shortness of breath and chest pain and is the best initial step। सिकल सेल डिजीज में हम सबसे पहले आई फ्लूइड और एनाल्जेसिक्स देंगे, उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट करेंगे। 6 years secular with fragility for 2 days found in mix, spleen is 6 centimeter below costal margin। हम क्या करेंगे? हाइड्रेशन एंड ट्रांसफ्यूजन। स्प्लेनेक्टोमी हम कब करेंगे? स्प्लेनेक्टोमी हम तब करेंगे, और क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, आरबीसी की जो मैक्रोफेजेस के थ्रू बाहर निकालना होते हैं, वो स्प्लीन में होती है। तो अगर बार बार
रिकरेंट अटैक हो रही हो तो उस कंडीशन में हम स्प्लेनेक्टोमी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इनिशियल हम हाइड्रेशन और एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है। पेशेंट विद डिक्रीज इन ऑल सेल लाइन डब्ल्यूबीसी हाई इन प्लेटलेट्स आस्किंग अबाउट डायग्नोसिस। देखिए ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, प्लास्टिक कीमो में आपके पास सब लो होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी लो होती है, प्लेटलेट्स भी लो होती है और हीमोग्लोबिन भी लो होती है। नीचे फिर वो एक क्वेश्चन है कि सिकल सेल डिजीज में हम सबसे पहले क्या देंगे, फ्लूइड प्लस एनाल्जेसिक्स। Case of child studies given microcytic anemia, he is high hemoglobin, adult, A2 से मतलब है adult, on electrophoresis, what type of anemia। अच्छा एक हमारे साथ बीटा, चलो थैलेसीमिया को और डिस्कस कर लेते हैं। थैलेसीमिया में क्या होती है, देखिए हेमोग्लोबिन को अगर आप देखिए, हेमोग्लोबिन में क्या होती है, हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन की फिर दो चेन होती है, ठीक है, एक अल्फा एक सॉरी चार अल्फा और दो बीटा चेन होती है, ठीक है। अगर हमारे साथ एक अल्फा चेन एब्सेंट हो उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया ट्रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। अगर दो चेन एब्सेंट हो, अल्फा चेन एब्सेंट हो, उसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया माइनर। अगर एक एब्सेंट हो थैलेसीमिया ट्रेट, कौन सी थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। अगर दो चेन एब्सेंट हो उसको हम अल्फा थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं। अगर तीन चेन एब्सेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, एच पी एच डिजीज, हेमोग्लोबिन एच डिजीज, ठीक है। और अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में आपको साइन सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, एसिम्प्टोमेटिक होता है। अल्फा थैलेसीमिया माइनर में आपको माइल्ड सिम्टम्स मिलेंगे, और एच डिजीज में आपको माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स मिलेंगे। लास्ट पे फिर क्या आता है, अगर अल्फा थैलेसीमिया की यानी अल्फा की जो चारों चेन है वो एब्सेंट हो उसको हम फिर बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलस, ठीक है। अब आते हैं फिर इस बीटा बीटा चेन की तरफ। बीटा चेन मैंने बताया कितने होते हैं, दो होते हैं। अगर एक बीटा चेन एब्सेंट हो उसमें क्या एक्सक्यूज होता मी है, डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, यू जी टोल्ड जी। के अभी थ्री जब चेन्स जो होती हैं जब एब्सेंट होती हैं तो क्या होता है, सॉरी कैन यू रिपीट दैट। देखिए अल्फा की चार चेन होती है, बीटा की दो जी। चेन होती है, ठीक है। अल्फा हम्म। की चार चेन में से अगर एक एब्सेंट हो उसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। उसमें कोई साइन सिम्टम्स आपको नहीं मिलेगी, एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। अगर दो चेन एब्सेंट हो, दो चेन एब्सेंट हो उसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया माइनर, उसमें आपको माइल्ड सिम्टम्स मिलेगी, ठीक है। अगर तीन चेन एब्सेंट हो उसको हम बोलते हैं एच पी एच डिजीज, हेमोग्लोबिन एच डिजीज, उसमें आपको मॉडरेट सिम्टम्स मिलेंगे। जी मैडम। ये कब किए थे, ये पिछले इतवार को लगे। एक दो दिन रह ले फिर निकाल ले, ठीक है। अच्छा अगर तीन चेन एब्सेंट हो उसमें क्या होता है, तीन चेन में अल्फा थैलेसीमिया सॉरी एच बी एच डिजीज, उसमें आपको मॉडरेट सिम्टम्स मिलेंगे। और अगर चारों चेन एब्सेंट हो उसमें उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लास्टोसिस फेटेलस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया, बीटा का मैंने बताया कि दो चेन्स होती है, एक अगर एब्सेंट हो उसको हम बीटा थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं। अगर दोनों चेन एब्सेंट हो, बल्कि बीटा थैलेसीमिया की चेन एब्सेंट नहीं होती है, उसमें वेरिएशंस होती है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन एब्सेंट होती है, यहाँ पे वेरिएशन होती है, या बस आप अपनी आसानी के लिए यूं ही समझो कि एब्सेंट है। अगर वन चेन बीटा की एब्सेंट है तो उसको हम बीटा थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं। अगर दोनों एब्सेंट है तो बीटा थैलेसीमिया मेजर। माइनर में आपको माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम मिलते हैं, और अगर दोनों एब्सेंट हो मेजर में आपको सीवियर सिम्टम मिल सकते हैं, और उसमें हम क्या क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन वगैरह करते हैं। अच्छा बीटा थैलेसीमिया माइनर में आपको हेमोग्लोबिन अडल्ट मिलेंगे। कौन सी टाइप की हेमोग्लोबिन आपको मिलेगी, A2, हेमोग्लोबिन A2। मेजर थैलेसीमिया में हेमोग्लोबिन F मिलेगी। ये उलट है, ऐसा होना चाहिए था कि माइनर यानी छोटे में आपको छोटी हेमोग्लोबिन मिलनी चाहिए थी, हेमोग्लोबिन F, लेकिन ये उलट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना।
बीटा थैलेसीमिया माइनर में आपको HbA2 मिलेगी, हेमोग्लोबिन एडल्ट मिलेगी, और बीटा थैलेसीमिया मेजर में आपको HbF मिलेगी, हेमोग्लोबिन F मिलेगी। समझ आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन है? डॉक्टर साहब थैंक यू। आगे नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 12 मंथ फटीग, फेलियर टू थ्राइव, स्टंट ग्रोथ, लार्ज फोरहेड और समथिंग। देखिए, थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा सीलुलर हेमेटोपोइसिस होती है, ठीक है। और नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है कि क्या बोलते हैं, बोन से ही, यानी बोन मेरो में ये जो सेल्स है बनते हैं, और यहाँ पे सेल्स एक नॉर्मल है और कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर हेमेटोपोइसिस होगी। तो एज अ रिजल्ट आपको लार्ज बोन मिलेंगे, स्पेशली इन द स्कल, ठीक है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज मिलेगी, और जाइगोमेटिक बोन और मैक्सिल आपको प्रोमिनेंट नजर आएगी, क्योंकि उसकी साइज ज्यादा होगी, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया ये इन्होंने बीटा थैलेसीमिया लेके, क्योंकि अल्फा थैलेसीमिया ये इन्होंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है इसमें, अब ये नहीं कर सकते कि कौन सा है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ना बीटा थैलेसीमिया है। अच्छा, नेक्स्ट है चाइल्ड लेब शोज माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया विद रेटिकुलोसाइट काउंट हाई, ferritin normal, and his two siblings have the same presentation. What is the diagnosis? अब मुझे कोई बता दे कि ये आईडीए क्यों नहीं है और सिकल सेल डिजीज क्यों नहीं है? एनीबॉडी? ये थैलेसीमिया क्यों है, बाकी दो कंडीशन ये क्यों नहीं है? देखिए, ये डॉक्टर साहब इससे थैलेसीमिया क्वेश्चन है, रिपीट ये कीजिएगा प्लीज। इंस्पेक्शन कलर। क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन ये आवाज है, कट गई है। child have show microcytic and hypochromic anemia with reticulocyte count high, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला 2% फेराटिन क्या है? फेराटिन नॉर्मल है, एंड हिज टू सिबलिंग हैव द सेम प्रेजेंटेशन, व्हाट इज द डायग्नोसिस? देखिए, इसमें ये जो डिफरेंशिएटिंग एक ही चीज इन्होंने दी है, वो ये है कि टू सिबलिंग्स हैव द सेम प्रेजेंटेशन। थैलेसीमिया रन करती है फैमिलीज में, ठीक है। तो ऑलरेडी दो सिबलिंग्स इफेक्टेड है। अच्छा, ये बताए कि सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया कौन सी ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है? रिसेसिव है। कौन सी रिसेसिव है, सिकल सेल डिजीज या थैलेसीमिया? सिकल सेल डिजीज इज एक्स, इट्स, नहीं नहीं, सिकल सेल डिजीज जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, हाँ। एंड थैलेसीमिया एज वेल। इट डिपेंड्स, ट्रेड्स में इसकी डिफरेंस होता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि वो रिसेसिव है, अच्छा, ये उसका बताए कंफर्म है। कि कल हमने ये डिस्कस किया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या फर्क है? किसमें, सॉरी? ऑटोसोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव में फर्क किया था। ऑटोसोमल डोमिनेंट में यूजुअली द चाइल्ड आर नॉट, मतलब वो अलाइव नहीं रहते, दे आर नॉट। रिसेसिव में ट्रेड खुद ब खुद जनरेट होती रहती है, उनमें ट्रांसफर होती रहती मैंने आप लोगों को बताया कि रिसेसिव में दोनों जीन, यानी दो जीन म्यूटेटेड होती है, मदर फादर दोनों जीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक जीन म्यूटेटेड होती है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव में पेरेंट्स जस्ट कैरियर होते हैं, और ऑटोसोमल डोमिनेंट में पेरेंट्स इफेक्टेड होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में 25% चांस होती है बच्चों में पास होने की, और ऑटोसोमल डोमिनेंट में 50% चांस होती है बच्चों में पास होने की, ठीक है।
चलो ये तो ऑलरेडी हमने एक दिन डिस्कस किया था। नेक्स्ट जाते हैं चाइल्ड। ये क्वेश्चन पढ़ने, चाइल्ड पेल एंड लेथार्जिक with no specific sign symptom, lab shows only microcytic anemia, low hb, low mcb, what is the diagnosis? Nasıl leysa? चाइल्ड पेल लेथार्जिक है, नो साइन सिम्टम, स्पेसिफिक साइन सिम्टम नहीं है, लेब भी क्या शो है? माइनर में, ट्रेट में आपने बताया अभी कि ट्रेट में दे आर एसिम्प्टोमेटिक। हाँ एसिम्टोमेटिक होते हैं ये। मैंने ये बताया ना कि ये जो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे लिखे ये इनकम्प्लीट स्टेम्स होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने इन्होंने लिखा भी है, देखिए विद नो स्पेसिफिक साइन सिम्टम, कोई खास साइन सिम्टम्स नहीं है, जस्ट लेब पे आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया मिल रही है, यानी हेमोग्लोबिन भी लो है, एमसीवी भी लो है, व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो थैलेसीमिया ट्रेट मैंने बताया था ना कि थैलेसीमिया ट्रेट में आपको साइन सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है पेल चाइल्ड केम विद एमसीवी 68, low platelets, low ferritin and have two siblings with same condition। वही क्वेश्चन है थैलेसीमिया का, इसमें जो मेन चीज है ना वो ये है कि टू सिबलिंग और फेराटिन भी इसमें लो है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड इंजेस्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देन ब्लैक स्टूल। जब आयरन सप्लीमेंट कोई लेता है तो उसमें अगर वोमिट भी करता है तो वो ब्लैक वोमिट होगी, अगर स्टूल भी पास करेगा तो वो ब्लैक होगी, ठीक है। अगर आयरन ओवरलोड हो जाए तो उसके लिए हम किलेशन के लिए कौन सा ड्रग देंगे? डेक्सफोर्जामिन। नीचे दिखाया है चाइल्ड। इफेरोइट। जी जी। ठीक है, कंटिन्यू। चाइल्ड 4 year old loss of weight for long time, most common cause in this age। बच्चों में मोस्ट कॉमन काज क्या है वेट लॉस की? ल्यूकीमिया। मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया कौन सी है? एएलएल है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट ये चाइल्ड ईटिंग पेपर, आईडीए, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसको क्या बोलते हैं? पेपर, पेपर का क्या? पाए का। अच्छा एक ट्राइएड है, लमर विंसन सिंड्रोम, सबने पढ़ा होगा। ट्राइएड में क्या है? ग्लूसाइटस है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, प्लस वेब इन द एसोफेगस, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लमर विंसन सिंड्रोम। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में ये होती है, ठीक है। ग्लूसाइटस, आईडीए प्लस esophageal web। 58 days baby have G6PD deficiency, they have lay very low hemoglobin, what are the causes of this hemolytic anemia? G6PD डिफिशिएंसी में क्या होती है? देखिए कि एंजाइम है, अगर ये डिफिशिएंट हो ये क्या करता है? ये असल में ग्लूटाथायोन को प्रोड्यूस करता है और ग्लूटाथायोन में हेल्प करता है। ग्लूटाथायोन क्या करता है? ग्लूटाथायोन आरबीसी को बचाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। इसका क्या मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो जाती है तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए आरबीसी के पास कौन सी चीज होती है? ग्लूटाथायोन होती है। और ग्लूटाथायोन को बचाने के लिए कौन सी चीज होती है? जी6पीडी होती है। अगर एक पेशेंट में ये एंजाइम एब्सेंट है, ग्लूटाथायोन नहीं होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आरबीसी सेफ नहीं होगा, तो एज a रिजल्ट हेमोलाइसिस होगी, आरबीसी की ब्रेकडाउन होगी। 2 year old girl with diarrhea and dehydration, splenomegaly, hemoglobin is low, direct and indirect form test positive। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फॉर्म टेस्ट जहां भी आ जाए, डायरेक्टली आपने क्या सोचना है? आर्टी इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, यानी आर्टी इम्यून डिजीज की वजह से आपकी आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही है। पेशेंट केम फॉर रूटीन lab show high RBC, low HP, low MCV, normal reticulocytes, what is your? अच्छा हम अब कैसे रूल आउट करेंगे कि ये क्या चीज है? तीन चीजें आपको दी है, हाई आरबीसी, हेमोग्लोबिन लो है, एमसीवी नॉर्मल है, रेटिकुलोसाइट क्या है? ये क्वेश्चन इन्होंने गलत लिखा है। एनीमिया क्रोनिक डिजीज में हमने क्या पढ़ा? ये लो एमसीवी, अच्छा ठीक है एमसीवी लो दिया है इन्होंने, एमसीवी लो है, हेमोग्लोबिन लो है, रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल है। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा होती तो फिर हमारे साथ कौन सी चीज होती? सिकल सेल डिजीज होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है। तो ये हमारे साथ है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज।
फीमेल हैड सन विद सिकल सेल एनीमिया रीमेरिड एंड फॉर स्क्रीनिंग। एक फीमेल है, उसका बच्चा है, उसको सिकल सेल डिजीज है, लेकिन उसने दूसरी शादी की, तो दूसरी शादी के लिए क्या करेगी, जो फादर है उसकी स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है। कैन बी कीवर्ड बाय स्प्लेनिक्टोमी, आईटीपी। अच्छा, आईटीपी क्या है, कोई बता सकता है? हुआ। इम्यून। आइडियोपैथिक। हम्म। ठीक है, ठीक है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्परा। हाँ, होता हाँ। क्या है इसमें, क्या होती है? इसमें ये होता है कि आईजी एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट प्लेटलेट के। हाँ, तो प्लेटलेट्स काउंट लो होता है सिर्फ, और उसमें जो बिल्कुल। है ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, मेनोर्जिया, और ये सारे सिम्टम्स आते हैं। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बोला। ये आटी इम्यून डिजीज। देखिए, आईटीपी को हम किस तरह डायग्नोज करते हैं? आईटीपी इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि हम बाकी जितने भी डायग्नोसिस हमारे जहन में आती है उस उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। तब अगर हमारे पास कोई डायग्नोसिस नहीं बन पाती, तो फिर हम आईटीपी के पास चलते हैं। ठीक है। आईटीपी में आपके पास तीन चीजें होती है। ठीक है, तीन जो मेन चीजें होती है। माहा, माहा से मतलब माइक्रो एंजियोपेथिक हेमोलिटिक एनीमिया। दूसरी क्या है? रीनल इन्वॉल्वमेंट। माहा, रीनल इन्वॉल्वमेंट प्लस डॉक्टर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। कामरान, जी डॉक्टर जी। कामरान, वो टीटीपी में होता है, आईटीपी में नहीं होता, टी टी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर। टीटीपी की तरफ भी मैं आ रहा हूँ, टीटीपी की तरफ मैं भी आ रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा, अच्छा। टीटी आईटीपी में क्या होती है? तीन चीजें होती है। रीनल इन्वॉल्वमेंट, माहा प्लस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर इन तीनों के साथ फीवर प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ गए, तो फिर ये क्या बन गया? टीटीपी बन गया। टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर इन तीनों के साथ फीवर प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ गए, तो फिर क्या हो गया? टीटीपी हो गया। आईटीपी में हम डायरेक्ट स्प्लेनिक्टोमी नहीं करते, हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं? ये डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो हम स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट में देंगे। स्टेरॉइड्स भी कब देंगे? अगर प्लेटलेट्स लेवल मोर देन 30,000 हो, अगर प्लेटलेट्स लेवल मोर देन 30,000 हो, हम स्टेरॉइड्स देंगे। अगर प्लेटलेट्स लेवल लेस देन 30,000 हो, फिर हम आईवीआईजी देंगे, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। ठीक है। इनकी बार बार रिकरेंस हो रही हो, इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर स्प्लेनेक्टोमी। स्प्लेनेक्टोमी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि स्प्लीन इज अ पुलिसमैन। यहाँ पे मैक्रोफेजेस और सब कुछ जो गंद बला पड़ी होती है, ये सब सफाई करने वाला स्प्लीन होता है। तो स्प्लीन में मैक्रोफेजेस बनती हैं, और मैक्रोफेजेस की वजह से जो आर्टी इम्यून जो मैक्रोफेजेस बनती है, यहाँ स्प्लीन पे बनती है। और स्प्लीन में एक तो ये काज है कि यहाँ पे मैक्रोफेजेस बन रही है, और दूसरी है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसी की। तो अगर हम स्प्लीन को ही रिमूव करें, तो ये मसला फिर बार बार नहीं आएगी, तो इसलिए हम स्प्लेनेक्टोमी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज ट्रीटमेंट फॉर स्प्लेनेक्टोमी? आईटीपी पे वही क्वेश्चन है। नीचे आ जाए। केस ऑफ चाइल्ड स्टडीज गिवन माइक्रोसिटिक एनीमिया, ही हैज हाई HbA2 ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया? HbA2 मैंने बताया। HbA2 कौन किस चीज में ज्यादा होती है? माइनर में, बीटा थैलेसीमिया माइनर में। HbF कौन सी में होती है? बीटा थैलेसीमिया मेजर में। Baby born a few days ago at home presented with multiple bruises. Diagnosis: विटामिन के डिफिशियंसी। बच्चा घर पे पैदाइश में उसको ब्रूजेज हुई है, और उसकी ब्लीडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि विटामिन के। कोई बता सकता है क्यों विटामिन के डिफिशियंसी में क्यों होती है? किस तरह? मैंने बताया था पूरा, लंबा चौड़ा किस्सा मैंने बताया था। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर फयाज बता रहे हैं कि नॉर्मली हमारी गट में एक बैक्टीरिया है, इकोलाई। इकोलाई इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस विटामिन के या विक्टर 10, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है। बच्चों में जो न्यूनेट होते हैं उनमें गट इतना डेवलप नहीं होता, वहां पे नॉर्मल कमिंसन नहीं होता, तो इसलिए विटामिन के या विक्टर 10 वहां पे डिफिशिएंट होता है, इसलिए हम विटामिन के की इंजेक्शन लगा देते हैं।
और घर पे जब डिलीवरी हो जाए तो जो LHV वगैरह होती है वो तो उनको तो इतना नॉलेज नहीं होती, अक्सर क्या बोलती है, दाई बोलती है, क्या बोलती है, तो वो लोग ये चीज नहीं लगाती, एज ए रिजल्ट बच्चे को हेमोरेज हो सकती है। A child with ALL came to the ER with febrile neutropenia management। ALL में febrile neutropenia होगी तो फिर क्या करेंगे, all septic workup with IV एंटीबायोटिक, IV एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, बाकी जो इनकी ट्रीटमेंट है वो साथ करेंगे। A young boy came with hemoarthrosis asking about diagnosis। hemoarthrosis का मतलब है कि bleeding in the knee, ठीक है, जब वहां पे ब्लीडिंग हो रही हो तो ये किस चीज की हॉलमार्क है, हेमोफीलिया का। हेमोफीलिया में क्या होती है, फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। अच्छा, चाइल्ड विद हेमोर्थ्रोसिस, फिर वही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होम टेस्ट पॉजिटिव आर्टीमियन हेमोलिटिक एनीमिया, क्लासिक रिंग शेप हेडफोन शेप प्रोटोजाइट आर सीन इन केस ऑफ मलेरिया। ये देखिए, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था, सेम एग्जैक्टली यही पिक्चर दिया था। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है हेडफोन शेप की तरह, ये किस चीज में होती है, मलेरिया फेल्सिपेरम में, या प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट विद पेलर विद स्प्लेनोमेगाली लेब हाई रेटिक्स ब्लड स्मीयर माइक्रो माइक्रो स्पिरोसाइट प्लस इनिकोसाइट डायग्नोसिस। स्पिरोसाइट्स आ गई तो हमारे साथ क्या है, हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सिंड्रोम्स की तरफ आते हैं। सिंड्रोम हमारे साथ तीन जो कॉमन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। और इसमें पटाव में कौन सी क्रोमोसोम की वो होती है, क्रोमोसोम नंबर 13 और 18 18 13। एडवर्ड पटाव, पटाव का मतलब बताओ यानी 13। यानी लड़कियां जो 13 साल की होती है वो इजीली पढ़ जाती है पटाव। अक्सर बॉय जो होते हैं ना वो 13 साल की उम्र लड़कियों को पटाती है इजीली, आसानी के साथ। रिमेम्बर 13 फॉर पटाव, ठीक है, छोटी उम्र में पटाव यानी इजीली पटाव होती है। एडवर्ड, ई फॉर इलेक्शन, यानी 18 साल, 18 साल E के for बच्चे। 18, E for 18, E यस, for ई 18। फॉर 18, ई फॉर इलेक्शन। इलेक्शन में आप वोट कब डाल सकते हैं, जब 18 साल के हो जाए। डाउन, डी फॉर डाउन, डी फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग कब शुरू हो जाती है डॉक्टर हबीब, ड्रिंकिंग 21 ईयर्स ओल्ड में, जब बच्चा मौज में होता है, 21 ईयर्स ओल्ड बच्चा, तो वो ड्रिंकिंग, ये पीना, ये सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं, तो इसी तरह आप ध्यान डेढ़ रखें। डेढ़ बड़ी मख रफ के मजा एग्जांपल्स लगा। हैं डॉक्टर साहब, बड़ी रफ हाँ, एग्जांपल्स है वैसे। लड़कियों को 20 साल में भी नहीं पटा सकते, तो 13 में पटा रहा है। These are the examples you can learn from this example, otherwise you will be stuck. अच्छा, तो एडवर्ड सिंड्रोम की फीचर्स क्या है, फीचर्स हैं कि प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट आपको मिलेगी, लो सिट ईयर्स मिलेगा, माइक्रोग्नेथिया, माइक्रोग्नेथिया का मतलब है कि लो सो वही जैसे में रखा था ना, जैसे वही चेन, चिन। हाँ, स्मॉल साइज चेन मिलेगी आपको, क्लेंच फिस्ट मिलेगी, ठीक है। और साथ रोकर वेब नेक। बॉटम फीट, रोकर बॉटम फीट इज अ होल मार्क इन एडवर्ड सिंड्रोम, ये रोकर बॉटम फीट है, ठीक है, रोकर बॉटम फीट। ياخذ بايات خبيث يا لقى. अच्छा, नेक्स्ट क्या है, और कार्डियक एब्नॉर्मेलिटीज आपको मिल सकती है, कार्डियक में कौन सी, VSD इज द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। बेबी बोर्न विद मेनी एडवर्ड सिंड्रोम फीचर, रोकर बॉटम जेनेटिक टेस्टिंग। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया, नहीं किया जाए, ये फिर वही क्वेश्चन है। अच्छा, ये इन्होंने एक लिखा है टेस्ट, क्वाड्रपल टेस्ट, हम ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में टेस्ट करते हैं, एक ट्रिपल होता है, एक क्वाड्रपल होता है। ट्रिपल में हम क्या करते हैं, AFP, बीटा HCG और स्ट्राइयोल, ये तीन चीजें देखते हैं। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके पास बीटा HCG लेवल ज्यादा आ गई, इसका मतलब क्या है कि डाउन सिंड्रोम। नॉर्मली सेकेंड ट्राइमेस्टर में बीटा HCG लेवल डाउन होती है, अगर आपके पास ज्यादा आ गया तो इसका मतलब है कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अगर तो कौन सी कंडीशन,
टर्नर में मेरे ख्याल से एस्ट्राडायोल की लेवल ज्यादा होती है, और एडवर्ड में क्या होती है, एडवर्ड में ये चारों चीजें आपको लो मिलेगी। क्वाड्रुपल में हम ये चारों करते हैं, एएफपी, बीटा एचसीजी और एस्ट्रायोल प्लस इनहिबिन ए, ठीक है। ये सेकंड ट्राइमेस्टर में हम करते हैं। अगर ये तीन कर ले इसको हम ट्रिपल स्क्रीनिंग बोलते हैं, और ये स्क्रीनिंग अमूमन होती है, ठीक है, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। अच्छा, एडवर्ड की जो फीचर है उसको दोबारा थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि याद हो जाए। कौन कौन सी है? लो सिट ईयर्स, क्लेंच फिस्ट, माइक्रोग्नेथिया, रोकर बॉटम फीट, हॉर्स शो किडनी, और कार्डिक एब्नॉर्मेलिटी, वीएसडी वगैरह, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है लॉन्ग केस ऑफ चाइल्ड डज नॉट कंट्रोल हिज हंग्री, प्रेडेटर विराइज सिंड्रोम। प्रेडेटर विराइज सिंड्रोम में दो मेन फीचर होती है, हाइपरफेजिया प्लस ओबेसिटी, ठीक है। हाइपरफीजिया यानी ऐसे बच्चों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट वो खाएगा, ज्यादा खाएगा, जब ज्यादा खाएगा तो वो ओबीस होगा। तो ये दो चीजें। इसके अलावा आपको क्या मिल सकती है? शॉर्ट स्टेचर, क्रिप्टो आर्किडिज्म, यानी जो टेस्टिस होती है वो ऊपर होती है एब्डोमेन में, ठीक है, या असेंडिंग टेस्टिस सकते हैं। और हाइपोगोनेडिज्म मिल सकती है, फेशियल डिस्मोर्फिज्म, और साथ प्रीमेच्योर एड्रीनार्की। प्रीमेच्योर एड्रीनार्की है कि वक्त से पहले एड्रीनल ग्लैंड है वो जो हार्मोन रिलीज करती है, गोनाडोट्रोपिन वगैरह, वो रिलीज करेगा। एज अ रिजल्ट वक्त से पहले ये बच्चे सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें आएगी, लाइक प्यूबिक एक्सिलरी हेयर। तो इसको हम प्रीमेच्योर एड्रीनार्की बोलते हैं। और बिहेवियर प्रॉब्लम, बस ये दो मेन बातें हैं कि ओबेसिटी, हाइपरफेजिया और हाइपोगोनेडिज्म प्लस क्रेप्टोआर्किडिज्म इज द केस ऑफ प्रेडेटर विलाई सिंड्रोम। Obese child mother complaining of hyperphagia on examination hit dysmorphic feature, hypotonia plus ascending testes, meaning cryptorchidism. What is the most likely diagnosis? Predator villi. Classic sign of predator villi syndrome is a constant craving for food, resulting in rapid weight gain starting around age 2 years. Constant hunger leads to eating often and consuming large portion. यानी भूख ज्यादा लगेगी, जब भूख ज्यादा लगेगी तो खाएंगे ज्यादा, जब खाएंगे ज्यादा तो obese होगा। Child eats a lot and he is obese, ये वही क्वेश्चन है। टू केसेस ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 45 ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम के फीचर्स क्या है? मैंने बताया भी था गाइनी में, छोटी मोटी लड़की यानी फीमेल्स में होती हैं, और शॉर्ट स्टेचर होती है, और वेब नेक होती है, वाइड स्प्रेड निपल होते हैं, और और साथ एमिनोरिया, प्राइमरी एमिनोरिया। अक्सर केसेस टर्नर सिंड्रोम की प्राइमरी एमिनोरिया के साथ आते हैं। और कोक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये दो तीन चीजें याद रखिए, वेब नेक, प्राइमरी एमिनोरिया, कोक्टेशन ऑफ एओर्टा, और शॉर्ट स्टेचर, दीज आर द फीचर ऑफ टर्नर सिंड्रोम। और 45 एक्स नॉट क्रोमोसोम होती है इसमें। ये देखिए मैंने लिखा है एमिनोरिया एंड शॉर्ट स्टेचर। 17 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव नट। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि टर्नर में एमिनोरिया क्यों होती है? व्हाई एमिनोरिया एंड टर्नर सिंड्रोम? एमिनोरिया इसलिए होती है कि जो हमारे ड्यू साथ, टू डिक्रीज FSH एंड LH। जी, FSH और LH डिक्रीज होता है इस वजह से। ये एफएसएच एलएच इंक्रीज होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? देखें, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में क्या होती है कि जो गोनेड्स होते हैं, ओवरीज होती हैं, वो सही नहीं बन पाती, वहां पे जस्ट फाइब्रस टिश्यू बनती है, ठीक है। जब गोनेड्स ठीक ना हो, ओवरीज ठीक ना हो, या प्रॉपर बनी ना हो, तो वहां से ओवलेशन नहीं होगी। जब ओवलेशन नहीं होगी तो आपके पास मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। एज अ रिजल्ट आपके पास एफएसएच ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां से एफएसएच, हमने गायने में पढ़ा था ना वो पूरा एक साइकिल कि एफएसएच क्या करता है, ओवरीज में एफएसएच क्या करता है, ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल्स, ओवरीज में फोलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा था, यहाँ पे ओवरीज है ही नहीं,
एक फाइब्रस टिश्यू बनी हुई है, तो वो तो ऊपर से ज्यादा रिलीज होगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं जा रहा। उसमें नॉर्मल में क्या होता था, एफएसएच रिलीज होता था, फॉलिकल स्टिमुलेट होता था, फॉलिकल मैच्योर होता था, और उसके बाद नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एफएसएच स्टॉप होता था। तो इसलिए यहाँ पे आपको आपके पास एफएसएच की लेवल हाई होगी। अच्छा, नेक्स्ट है, पेरेंट्स आर वरीड अबाउट द हाइट ऑफ देयर चाइल्ड ऑन एग्जामिनेशन, द चाइल्ड लुक नॉर्मल विद depressed nose and short neck and large tongue. What is the cause of the show teacher trisomy 21? वही है। tall thin child patient above 95th percentile in his flexible joint in pectus excavatum, diagnosis Marfan syndrome। मार्फन में क्या होती है कि फ्लेक्सिबल जॉइंट होती है और इलास्टिक स्किन होती है, और मार्फन में एक दूसरा केस आता है कि न्यूमोथोरिक्स कमन होती है। मार्फन सिंड्रोम में सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या इस तरह कोई केस दे दे तो हमारे साथ, और साथ मार्फन की साइन सिम्टम्स दे दे, तो वो हमारे साथ ये न्यूमोथोरिक्स होगी। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ये डायरेक्टली नहीं बता सकती, क्योंकि क्लाइंट फिल्टर में भी बोलती है कि उसमें भी टाल थिन मेल आपको मिलेगा सॉरी। तो उसमें ये होता है कि गायनेकोमेस्टिया होगी, टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी, वो सारी चीजें आपको दे सकते हैं क्लाइंट फिल्टर में, और उसमें आपको 47XXY मिलेगी क्लाइंट फिल्टर में। टर्नर में हमने पढ़ा छोटी मोटी लड़की, और क्लाइंट फिल्टर में याद रखिए लंबा चौड़ा लड़का मेल में होता है। ठीक है, और लंबा होता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, गायनेकोमेस्टिया होती है। डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन कार्डियक एनोमली एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम कौन सी है? एवीएसडी। एवीएसडी क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टल डिफेक्ट होती है, उसको हम एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, कोई ये बता सकता है कि अल्जाइमर डिजीज 50 ईयर से पहले हो सकती है कि नहीं? नहीं, एज कैरिंग होती है ये तो 50+ होनी चाहिए। एग्जैक्टली नहीं होती, लेकिन डाउन सिंड्रोम इज द ओनली केस जिसमें अल्जाइमर डिजीज आपको यंग एज में मिल सकती है। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज आपको यंग एज में मिल सकती है एंड डाउन सिंड्रोम। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नीचे आ जाए ये पिक, डाउन सिंड्रोम का लो इंसिडेंस इन डाउन सिंड्रोम मोसिसिज्म। मोसिसिज्म का मतलब क्या है? मोसिसिज्म का मतलब ये है कि ऐसी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट जिसमें कुछ सेल्स नॉर्मल होते हैं, लाइक 100 में से 30% नॉर्मल होते हैं और 70% एबनॉर्मल होते हैं, इसको मोसिसिज्म बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके पास बीटा एचसीजी लेवल हाई आती है, इसका मतलब क्या है कि दिस पेशेंट है, दिस फीटस है डाउन सिंड्रोम। Mother 27 years, I think, had Down syndrome. Baby, what increase for risk for her and another baby? डाउन सिंड्रोम कौन से बच्चों में कॉमनली होती है? वो माएँ जो लेट मैरिज करती है, तो उनमें जो बच्चे पैदा होती है उनमें डाउन सिंड्रोम की चांसेस ज्यादा होती है। इन्फेंट Infant months of age died. They took history from the parents. The infant was preterm problem with lungs. Parents are heavy smoker and he was sleep with them. What is the cause of it? अच्छा, बाद का इस तरह होता है ना कि अचानक से बच्ची की डेथ हो जाती है, इसको हम बोलते हैं सडन इन्फेंटाइल डेथ, या सडन, इन्होंने लिखा है सडन डेथ इन्फेंटाइल सिंड्रोम, पता नहीं क्या लिखा है, यू वर्ड में इसको इस तरह लिखा है सडन इन्फेंटाइल डेथ। बाजों का ठीक ठाक बच्चे होते हैं, खुद ब खुद उनकी डेथ हो जाती है, इसको क्रिब भी बोलते हैं, सडन इन्फेंटाइल क्रिब, यानी गोद में ही बच्चा माँ की बाप की गोद में ही होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। इसके पीछे कोई एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस है कि कॉज ये भी हो सकती है कि बाद औक़ात इन बच्चों में जो ब्रीथिंग सेंटर होता है
वहां पे मसला होता है लेकिन उसका पता नहीं चलता। जब ब्रीथिंग सेंटर जो कि कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है, अगर वहां पे कोई मसला हो तो वो उस स्लीप के दौरान ये सडन इन्फेंटाइल डेथ हो सकती है। अच्छा नीचे आ जाए, 2 month old infant was found dead by his mother. Mom said he was okay without any obvious thing। ये फिर वही चीज है। On examination, no sign of fracture, bruises or abuse. What is the most important part of history to be asked? Social history के बारे में पूछेंगे। Think about sudden infantile death or smoking. Which of the following decrease RDS incidence in most RDS के इंसिडेंस को डिक्रीज करने वाली कौन सी चीजें? वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के सामने या नजदीक स्मोकिंग ना करें। Parents not smoking near their infants. Baby 2 months died in his bed. No other signs significant problem. What is the important social history? फिर वही क्वेश्चन है सडन इन्फेंटाइल डेथ का। 15-year-old complaining she does not have menstruation. Yes, yes नहीं, ये yet लिखा होगा शायद में। On examination she is short with neck and posterior hair, यानी short neck। टर्नर सिंड्रोम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। Population of aorta associated with Turner syndrome. Girl with short stiff webbed neck, Turner syndrome. Clinical finding in patient with Turner. Clinical finding क्या होगी? Nape of neck, ठीक है, और डाउन में आपको सिंगल पाम डिजीज मिलेगी। 17-year-old brought to gynecology clinic by her mother with history of no menstruation. In examination, there was low hairline, low BP, and short stature. Both mother and father were having short stature at her age. What is the most likely diagnosis? Turner syndrome. 13-year-old boy presented with Cushing syndrome, symptoms such as central obesity and striatum, high cortisol in night, and salivary ACTH. What's next step? चलो बस इसी को पढ़ते हैं, डिस्कशन बाकी कल कर लेंगे इसका कि कौन कौन सी टेस्ट और किस तरह करते हैं। ये केस किस चीज़ के हैं? ये केस है हमारे साथ कुशिंग सिंड्रोम की, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम की साइन सिम्टम है और सेंट्रल ओबेसिटी है। तो हमने क्या करना है, और कॉर्टिसोन की लेवल भी ज्यादा मिल रही है और सेलेब्रल एसिटेट भी आपको ज्यादा मिल रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एमआरआई। एमआरआई पिट्यूटरी इसलिए करेंगे क्योंकि टू रूल आउट पिट्यूटरी एडेनोमा, ठीक है। Child present with central obesity plus moon face plus try investigation ACTH stimulation test. Sign of Turner syndrome with neck, Turner syndrome karyotype FSH इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम का ऑलरेडी मैंने बताया। 15-year-old girl came with her mother complaining of never menstruated, short stature plus short neck, hypertension. Parents stature below average, most likely diagnosis is Turner syndrome। ये जो कुशिंग सिंड्रोम है और कुशिंग डिजीज है और इसमें जो टेस्ट होती है इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। सर